आराम से पसर गए। बोले, समझिए एक सोने का पहाड़ है हमारी इन्वेंट्री में, इसकी कीमत पता लगानी है, कैसे लगाएंगे? सर एक तरीका तो यह है कि बाजार भाव में उपलब्ध माल की मात्रा का गुना कर दो, और अगर लागत मूल्य पता लगाना है तो सिंपल आंसर है 1 रुपया। जी, सोने के इस पहाड़ की कीमत 1 रुपया। जी, यदि अजम्पशन ही करना है तो संभव है कि बुक वैल्यू, मैं कहता हूँ 1 रुपया। इस बार मित्र ने लगभग डांट कर कहा। फिर बात को खोलते हुए कहा, मेरा अकाउंटेंट बोर्ड मीटिंग के एन पहले मेरे हुक्म के मुताबिक साल भर के नफा नुकसान, उत्पादन बिक्री, जमा खर्च के हिसाब किताब में गड़बड़ियां पैदा कर सकते हो या नहीं? अगर हाँ तो कितनी देर में, और वह भी ऐसे कि गड़बड़ी में कोई गड़बड़ी न रहे। लड़का फिर कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा छोड़ो, यह बताओ कि जब इसी काबिलियत के 5 आदमी और मिल रहे हो तो तुम्ही को क्यों लिया जाए? जी मैं ईमानदार हूं, आप आंख मूंद कर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मित्तल थोड़ा चौंके, फिर मुंह बिचकाकर बोले, अब तक तुम मुझे हंसा रहे थे, पर अब तो तुम मुझे डरा रहे हो। मैंने इतने साल में जो अंपायर खड़ी की है उसे एक ईमानदार आदमी पर भरोसा करके मिट्टी में मिल जाने दूं? क्या मेरा सिर फिर गया है? मैंने शायद तुम मजाक कर रहे हो। क्यों सर, ईमानदार होना कोई बुरी बात है क्या? मित्तल साहब ने फिर बुरा सा मुंह बनाया और खिड़की के बाहर देखने लगे, मानो सोच रहे हो यह क्रॉसवर्ड पजल तो बहुत ही बोरिंग है। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। लड़का हाथ धोने की तरह हाथ को हाथ से मलता रहा। रेलगाड़ी अब द्रुत ताल में चल रही थी। उसकी छकपक का सुर सध गया था और बात करने के लिए आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती थी। तुम्हारे कंसेप्ट बहुत पुराने हैं, कहीं तुम किसी अध्यापक के बेटे तो नहीं? कुछ देर बाद मित्तल ने पूछा। लड़का क्या कहता, वो सचमुच अध्यापक का ही बेटा था। मेरी लड़की भी तुम्हारी ही तरह है, 14 साल की हो गई, अब तक आदर्शवाद की चपेट में है। देखा जाए तो उसी के कारण मुझे तुम जैसे, क्या कहना चाहिए, कल्पना पाखी के साथ माथा खपाना पड़ रहा है। कहती है जब डॉक्टरों ने मना कर रखा है तो मुझे हवाई जहाज में सफर नहीं करना चाहिए। उसी ने ये सारे लंबे चौड़े तामझाम की तरफ इशारा करते हुए व्यवस्था की है। सारा कुपा मेरे लिए रिजर्व करा दिया है। समझती नहीं कि डॉक्टर भी धंधा कर रहा है। अब कहिए। लड़के को समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। मित्तल साहब ने फिर जेब से इलायची निकालकर मुंह में डाली और उसे दाढ़ से फोड़कर बोले, पहले कहा जाता था कि ईमानदारी से काम करना आदमी किताबों से सीखता है और बेईमानी से काम करना तजुर्बे से। पर आज तो हमें इतना टाइम नहीं है कि आपको अनुभवी बनाने के लिए 10 साल आपकी चाइल्डिश ईमानदारी भुगतें। आज तो इंडस्ट्री को ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो बेईमानी से काम करने में कुशल हों, जिसे कहते हैं प्रेगमेटिक। एथिक्स की जगह चर्च में है, बिजनेस में नहीं। इसीलिए ब्रीडिंग ही ऐसी होती है कि अच्छे घरानों में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कैसे दूसरों से काम लेना, अब क्या बोलना, कब क्या नहीं बोलना, किसको मन की बात बताना, किसको नहीं। यानी तुम्हारी भाषा में बेईमानी कैसे करनी, चीटिंग कैसे करनी। खास स्कूल में उन्हें भेजा जाता है, वहाँ सिखाया जाता है कि तुम्हारे काम क्या क्या है, औरों के काम क्या क्या है, तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, औरों के लिए सही गलत क्या है, वगैरह। तो देखो, उन बच्चों के सामने कभी अंतरात्मा का संकट नहीं होता। दे आर रियली ब्रिलियंट एंड ऑफ कोर्स सक्सेसफुल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन सर, ईमानदारी कहाँ है? ईमानदारी इस देश में? पॉलिटिशियंस, नौकरशाही, न्यायपालिका, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं, कौन है ईमानदार? किसे जरूरत है आपकी ईमानदारी की? लेकिन सर,
ये ही तो सब कुछ नहीं है। देश में करोड़ों आदमी हैं और वे बेईमान नहीं है। खेत में हल जोतता किसान, मशीन पर काम करता आदमी, गांव के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता अध्यापक, सड़क पर झाड़ू लगाता मेहतर, रसोई में रोटी सेकती औरत। क्या हम इन सबको बेईमान कह सकते हैं? और क्या हमारा देश इन लोगों की सम्मिलित बुद्धि, सम्मिलित बल से ही नहीं चलता? ईमानदारों के चर्चे नहीं होते, वे अखबारों की खबरें नहीं बनते। एक आदमी जेब काटता है, वह खबर बन जाता है। 999 आदमी जेब नहीं काटते, वह खबर नहीं बनते। क्या आसमान ऐसे ही टिका हुआ है सर? जरूर इतनी बड़ी चीज को उठाए रखने के लिए कुछ खंभे होते होंगे। ये लाखों करोड़ों गुमनाम ईमानदार आदमी वैसे ही खंभे हैं सर। लड़के की इस अचानक और चपल वक्रता से मित्तल हतप्रभ रह गए। पैंतरा बदलकर बोले, देखो कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे, कितने सुलझे हुए। तुम्हें तो पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लड़के को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और वह रुआंसा हो गया। मित्तल चुपचाप उसकी दुर्दशा का मजा लेते रहे, फिर बिस्किट निकालकर खाने लगे। लड़के से पूछा तक नहीं। कुछ देर बाद लड़का बोला, आई एम सॉरी सर। मित्तल के मुंह में बिस्किट था, चबाना रुक गया, आंखें गोल गोल हो गई, जैसे पूछ रहे हो क्यों? गाड़ी धीमी हो गई, शायद कोई स्टेशन आ रहा था। लड़का अचानक उठा खड़ा हुआ, संकल्प की सी मुद्रा में बोला, सर मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं बेईमान बनूंगा, बहुत बड़ा बेईमान, आप देखिएगा सर। और बाहर जाने लगा। मित्तल आवाज मारकर बोले, फिर गलती कर गए। एक बात ध्यान से सुनो, किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो सारे सवालों के सही जवाब कभी मत देना। आते हो तो भी नहीं, वरना नौकरी देने वाले को तुम पर एहसान करने का सुख कैसे मिलेगा? कुछ गुंजाइश छोड़ना उस बेचारे के लिए भी जिससे तुम मदद मांग रहे हो। इसके अलावा कोई भलाई का काम उसे नहीं आता। लड़का बगैर कोई जवाब दिए चला गया और उतर गया। मित्तल अदम्य सुख से मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अब लड़का अगर उनसे मिलने आ सकता है तो वे जरूर उसे मित्री से मिलवाएंगे। मित्री को अच्छा लगेगा, बल्कि उनकी तो इच्छा है कि मित्री अपने लिए ऐसा ही कोई लड़का पसंद करे। बजर बट्टू, उसका भविष्य उज्जवल है। ढंग की ट्रेनिंग मिल गई तो आगे जाकर अच्छा बेईमान बन सकता है। मित्रों, अभी आपने सुनी स्वयं प्रकाश जी की कहानी उज्जवल भविष्य। निश्चित ही यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य कहानी, लेख, संस्मरण और प्रेरणादायक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।